फंडामेंटल्स के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे आज। थैंक यू गाइस फॉर कंफर्मिंग। मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, तो इसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं देखो। डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल्स मैं आपको हर वेबिनार में एक ही चीज़ समझाते आया हूँ कि डॉलर इंडेक्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो बेसिकली सारी कहानी इनकी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर चलती रहती है कि एफओएमसी जो है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो कितने बढ़ाएगी, घटाएगी तो कितने बढ़ाएगी, और अगर नहीं बढ़ाएगी तो उसके आने वाले महीनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सारी कहानी इन्हीं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर चलती रहती है। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ, आपका जुलाई अगस्त के अंदर आपका एक मीटिंग हुई थी, जैक्सन होल सिंपोजियम की मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। जैक्सन होल सिंपोजियम के अंदर ये एक एकेडमिक इवेंट होता है साल में एक बार, और इसके अंदर आपके फेड के चेयरमैन वगैरह, पूरी फेडरल जो कमेटी होती है वो आती है, और वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ की पब्लिक को इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बताती है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताती है। ठीक है ना। और भी रिगार्डिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर चीज, बहुत सारी चीज़ों का ब्यौरा देती है वहाँ पर। ठीक है ना। तो इन्होंने बोला था कि हम सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अब इन्होंने डायरेक्ट ये बात नहीं बोली, लेकिन इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे अगर हम यही चीज़ डिकोड करें तो ये चीज़ निकल के आती है, ये चीज़ निकल के आती है कि, एक मिनट दोस्तों होल्ड करना, एक इम्पोर्टेंट मैसेज। तो ये चीज निकल के आती है, उन्होंने बोला कि अभी सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बारी आई 20 सितंबर की, तो इन्होंने 10-15 दिन पहले ही डेटा निकल के आने लगा कि नहीं भाई, सितंबर मंथ के अंदर अभी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना इज नेगेटिव फॉर दी डॉलर। ठीक है। तो ये वो दिन था जब आपका 20 सितंबर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, पहले बाजार नीचे आया, फिर सडनली बाजार ऊपर चला गया। अभी ऊपर क्यों चला गया? अब इन्होंने बोला कि नहीं, 2023 के खत्म होने से पहले पहले, 2023 के खत्म होने से पहले पहले हम इंटरेस्ट रेट एक बार तो बढ़ाएंगे, चाहे नवंबर में या दिसंबर में। ठीक है ना। लेकिन जो अदर साइड, जो दूसरे एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इस साल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। जनवरी, सॉरी, 2024 के अंदर आपके सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और एफओएमसी बोल रही है कि नहीं, कम से कम 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर देखो, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जाता है? इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया जाता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, बाजार में लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाती है। जब कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, जो लोग, हम लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, बाजार से ज्यादा खर्चा कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, खर्चा कम कर देंगे। खर्चा कम करेंगे तो बाजार से कैश फ्लो कम हो जाएगा। तो अगर डिमांड हम करना कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें सस्ती होनी चालू हो जाएंगी। मान के चलो, अगर कोई भी चीज आज सस्ती करनी है, कोई भी चीज आज सस्ती करनी है, आप उसका कंजम्पशन आज बंद कर दो। आज अगर आज आपको लगता है कि दूध सस्ता करना है, आप एक आपके के लिए करने से नहीं होगा, ये पूरी इकोनॉमी को करना पड़ेगा। आप पूरी इकोनॉमी 1 महीने के लिए दूध बंद कर दे, 2 महीने के लिए, दूध के दाम बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। ठीक है ना। इंडिया में कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है। ब्रेड है, ब्रेड के दाम कम करने हैं, आप कंजम्पशन कम कर दो, सब लोग मिलके, पूरे भारतीय वासी कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो होती है बढ़ जाती है, कैश फ्लो को कम कर देते हैं बाजार से, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लग जाता है। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या है, राइजिंग ऑयल प्राइजेस। राइजिंग ऑयल प्राइजेस, जो प्राइजेस हैं ऑयल के वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। अब बड़ी मेहनत करके तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा, मतलब कुछ हद तक वो नीचे लेके आया इन्फ्लेशन को। पहले 9% तक पहुंच गया था इन्फ्लेशन, अब थोड़ा सा 3.5% तक आ गया है। ठीक है।
लेकिन अब जो ये ऑयल प्राइसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन डेफिनेटली शूट अप हो रहा है। अभी जो लास्ट टाइम पिछले हफ्ते आपका सीपीआई डेटा निकल के आया था वो बढ़कर आया था। तो जब तक ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते रहेंगे, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस होते रहेंगे। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स अभी टूट नहीं रहा है। डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर है क्योंकि ऑयल प्राइसेस आपके ऊपर जा रहे हैं। अब कई बार लोग कहते हैं सर ऑयल में तो और डॉलर में तो नेगेटिव कोरिलेशन है, डॉलर ऊपर जाता है तो ऑयल नीचे आता है, कई लोग बोल देते हैं बात। ठीक है ना, अभी सीधे सीधे डॉलर भी ऊपर जा रहा है, ऑयल भी ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? कारण यही है कि अगर ऑयल प्राइसेस आपके ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर हो रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर रहा है। और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के सिवा कोई कारण नहीं है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डॉलर की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये प्रीवियस हाइस को ब्रेकआउट किया, तो डॉलर इंडेक्स ने वो मूवमेंट नहीं दी जो उसको मूवमेंट देनी चाहिए थी। यानी अगर इसमें रियल में तेजी है, तो अब तक तो इसको कितना हो जाना चाहिए था? टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो $107 को जाना चाहिए था। कितना जाना चाहिए था? यहाँ पे इसने प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, अब तक तो इसको 107 भाग जाना चाहिए था। अगर इसमें रियल में तेजी है और उसको तेजी ले जाना है, ये रोक के क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? अगर आप पैटर्न देखोगे, एक मिनट, ये देखो रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। ये देखो कैंडल की फॉर्मेशन देखो आप, यहाँ पे जो स्पाइक्स लग रहे हैं, ये क्या बता रहा है स्पाइक्स? कि ये जबरदस्ती का मूवमेंट ये ऊपर की तरफ दे रहे हैं, जबरदस्ती का मूवमेंट ये ऊपर की तरफ दे रहे हैं, हालांकि इसको ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसको ऊपर जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? कभी भी टर्न अराउंड आ सकता है। लेकिन फिलहाल जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, हम एडवांस में इस चीज को नहीं बोल सकते कि भाई रिवर्सल आएगा। अभी क्योंकि तेजी का माहौल बना हुआ है, ऊपर $107 तक आपका ये जा सकता है डॉलर इंडेक्स, लेकिन कब? मैं आपको फिर वापस 2 घंटे के चार्ट पे लेकर आता हूँ। ये देखो, इसको समझो। ये देखो यहाँ पे स्पाइक मारा 105.80 के आसपास, प्राइजेस नीचे आ गए। यहाँ पे स्पाइक मारा 105.80 के आसपास, प्राइजेस नीचे आ गए। आज भी सेम लेवल पे स्पाइक मारा है, और अभी का कैंडल देख लो आप। तो यानी इसके लिए बड़ी डिफिकल्ट हो रहा है कि 105.80 के ऊपर क्लोजिंग देना, ये सस्टेन करना, इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इस वक्त। ठीक है ना? लेकिन अगर ये 105.80 के ऊपर सस्टेन कर जाता है डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ से डेली चार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, 2 घंटे के चार्ट में नहीं बोल रहा हूँ, डेली चार्ट में अगर 105.80 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आपको, 120 पिप की तेजी कम से कम आपको देखने को मिलेगी डॉलर इंडेक्स के अंदर। लेकिन अगर 105.80 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो ये नीचे की तरफ आपका आ सकता है, तो ये नीचे की तरफ आपका आ सकता है। लेकिन एक चीज और है, जब जब डॉलर इंडेक्स के अंदर सेलिंग आती है, तभी भी एकदम से बाइंग आ जाती है इसके अंदर। तो अभी स्ट्रक्चर इसका मैं यही बोलूंगा कि अभी स्ट्रांग है। जब तक ये 105.30 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, इस स्विंग लो के नीचे जब तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक कोई भी सेलिंग आती है वो फेक सेलिंग है। ठीक है ना? इसमें बढ़ती है अभी 107 तक ये जा सकता है। ठीक है, ये हो गया डॉलर इंडेक्स की कहानी। अच्छा, वेनेसडे को आपका ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, वेनेसडे को आपका ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, और फ्राइडे को आपका पीसीई इन्फ्लेशन इंडेक्स का डेटा। ये भी एक इन्फ्लेशन का पैरामीटर है, क्योंकि अभी तक तो आपने इन्फ्लेशन का जो समझा था पैरामीटर, वो सीपीआई डेटा और पीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को आपने एज ए बेंचमार्क कंसीडर किया था फॉर द इन्फ्लेशन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पीसीई ये भी एक इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ठीक है ना? ये भी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कि लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा है। तो ये भी इन्फ्लेशन को दर्शाता है। तो ये अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आया, तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बन जाएगा डॉलर इंडेक्स में तेजी के लिए, क्योंकि फिर सरकार इंटरेस्टेड हो सकता है नवंबर मंथ के अंदर या दिसंबर मंथ के अंदर इंक्रीज कर दे, और डॉलर इंडेक्स तब तेजी। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा भी नीचे आ गया, तो डॉलर इंडेक्स के गिरने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे यार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अच्छा, यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर देखो। यूरो यूएसडी की अपनी एक अलग कहानी है। ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी का जब से गिरावट आई है, गिरावट आई, गिरावट आने के बाद इसने तेजी पकड़ी, और आप देखोगे इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर इसने रेजिस्टेंस लिया वापस। तो यहाँ पे पहले एक चैनल ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट किया, अब वापस यहाँ पे एक चैनल बना रही है, उस चैनल से भी हो सकता है ब्रेकआउट कर दे। लेकिन अभी इसको बड़ी तकलीफ आ रही है 600 के लेवल को तोड़ते हुए। क्यों तकलीफ आ रही है? क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स के अंदर खासम खास मूवमेंट नहीं मिल रहा है आपको। और अगर मैं इंस्टीट्यूशनल की बात करूं,
तो इंस्टीट्यूशंस ने 600 पे भी बाइंग के लिए लगा रखा है, 500 पे भी, 550 पे भी बाइंग के लिए लगा रखा है। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की कहानी अभी मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन यूरो की कहानी क्लियर है। और यूरो की कहानी ये है कि जब तक ये 500 का लेवल नहीं ब्रेक करता डेली चार्ट पे, दिखा देता हूँ, हालांकि अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये आपका 500 का लेवल है, ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका 500 का लेवल है। ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता, तो हो सकता है यहाँ से 550 आ जाए, 500 आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से बाउंस बैक की मेरे को उम्मीद है 800 तक, 300 पिप की मेरे को बाउंस बैक की उम्मीद है, 500 से इसको कम से कम 300, 350 या 250 से 300 पिप इसको बाउंस बैक करना चाहिए। तो अगर आज आप अभी बाय करते हो, तो आप लोगों के लिए जो फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा तेजी खेलने का, वो 500 का रहेगा। तो यहाँ से आपको 138 पिप का स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा। अब आप कहते हो सर ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा लेवल दे देता हूँ आपको। अगर आपको बाय करना है तो आप 550 के नजदीक 10 पिप प्लस 10 पिप माइनस अगर यहाँ पे गिर जाता है, तो इसके आसपास आप बाय करना। यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा लो 500 का क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से फिर आप टारगेट मिनिमम 700 तक के आप ले सकते हो, और उसके ऊपर भी ये जा सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मान के चलो उसने 600 का लेवल ब्रेक नहीं किया और यहीं से ऊपर भगना चालू हो गया, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एज पर द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ऑर्डर बुक, ये 700 पे इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट, 2 घंटे का चार्ट नहीं कंसिडर करेंगे, डेली चार्ट पे 700 के ऊपर बंद होना चाहिए, 1.0700 के ऊपर। अगर डेली चार्ट के ऊपर 700 के ऊपर बंद हो जाता है, तो एट एनी वन ऑफ टाइम ये 800 के लेवल को अप्रोच करेगा और यहाँ तक ये जाएगा। ये 750 का भी रेजिस्टेंस, छोटा मोटा रेजिस्टेंस रहेगा, फिर ये भी ब्रेक होगा और 800 तक ये फिर जा सकता है आपका। 800 से पहले ये नहीं रुकेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है यूरो यूएसडी का सिनेरियो। जीबीपी यूएसडी पे अभी कोई सिनेरियो नहीं है, जीबीपी यूएसडी मेरे को वीक लग रहा है। मेरा इसमें अभी कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। मेरे को लग रहा है कि इसको 2000 तक गिरना चाहिए, मिनिमम 1.200 तक गिरना चाहिए इसको। और उसके बाद भी मेरे को तो थोड़ा सा उससे भी नीचे लग रहा है फ्रेंकली, अगर बताऊं मैं आपको, तो इसलिए मैं अभी जीबीपी यूएसडी पे कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। 148.50 पे हमने बाय किया है, डेली चार्ट पे देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। अब ये जो ब्रेकआउट है आपका इमीडिएट बेसिस पे ये रेजिस्टेंस है, कितने का है, 148.85 का रेजिस्टेंस है। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां से देखो, उसने मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पहले इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, ब्रेकआउट दिया था, ये वो रेजिस्टेंस है 148.85। तो यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है ना, यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये वाला लेवल भी इसको तोड़ के $150 तक इसको जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, तो इसमें हमने तो अभी बाय लिया है 148.50 पे, और स्टॉप लॉस 147.90 का है। ये वाला जो कल का लो है 147.96 का है, तो 147.90 इस स्विंग लो। वैसे लो कल का लो तो अगर देखा जाए तो 147.50 का है, लेकिन ये वाला गया तो फिर थोड़ा सा ये ट्रेंड अपना खो देगा, लेकिन तब तक ये अपना तेजी में, ठीक है ना। ऐसे ही इसके फेवर में एनजेडी जेपीवाई चल रहा है आज। आज सारे जेपीवाई वाले जो पेयर हैं वो भग रहे हैं, ये देखो, ये भी हमने 88.45 पे भी बाई किया है, 88.67 आ गया है। एक और मैं दिखा देता हूँ कैट जेपीवाई, ये देखो, कैट जेपीवाई भी आपका फाइनल ब्रेकआउट दे रहा है अभी, 110.42 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस पे भी आप बाय ले सकते हो, ये भी अच्छा खासा है, आज के लो का स्टॉप लॉस रख के आप बाय ले सकते हो, ये भी बगेगा। तो सारे जेपीवाई पेयर आज ये परफॉर्म कर रहे हैं। जीबीपी जेपीवाई की क्या, जीबीपी जेपीवाई इतना मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन एनजेडी जेपीवाई, कैट जेपीवाई है ना, और इवन ईयूडी जेपीवाई भी शायद आपको ट्रेड दे रहा होगा, देख लेते हैं इसको। इसने भी थोड़ी सी बहुत मूवमेंट दी है, लेकिन जो ट्रेंडिंग पेयर्स में अभी है वो एनजेडी जेपीवाई, कैट जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, 3 पेयर्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहले गोल्ड पे, फिर और एक करेंसी पाएंगे। अब गोल्ड की कहानी क्या है, ये भी डॉलर इंडेक्स के चक्कर में रुका हुआ है। डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो तेजी पकड़ लेता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये मंदी बना देता है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 1930 पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 1935, यानी 1936 ले लेते हैं राउंड फिगर के अंदर। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखोगे
तो लास्ट ट्रेडिंग जो फ्राइडे हुआ था ये भी 1919 से लेकर 1920 तक लगाया था लो। आज भी देखोगे 1920 के आसपास लो लगाया है। तो 1920 नहीं तोड़ रहा है। वैसे हालांकि 1920 पे एक टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है वो 1915 पे है। 1915 पे ये इंस्टीट्यूशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकल ग्राउंड पे 1920 पे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे 1915 पे। अगर 1915 अगर नहीं टूटता और ऊपर 1930 के ऊपर या 1936 के ऊपर चला जाता है और वहां पे बंद हो जाता है, फिर तो ये तेजी है। फिर तो 1950 एक रेजिस्टेंस है वो तोड़ेगा, 1980 तक भी जाएगा ये। लेकिन अगर ये 1936 नहीं तोड़ता है और मान के चलो 1915 ये तोड़ देता है, 1915 के नीचे 1 1.5 घंटा ट्रेड भी हो जाता है, तो आप ये मत समझना कि फिर ये 1900 का रेजिस्टेंस ये होल्ड करेगा, नहीं करेगा। ये इस बार 1900 के लेवल को ब्रेक करेगा और सीधे ही 1890 तक जाएगा। सीधे 1890 तक जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है और हर वीक बोलता आ रहा हूँ कि गोल्ड में मैं ओवरऑल तेजी में हूँ। जो लो लगाना है उसको सितंबर मंथ के अंदर लगा लेगा। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसने लो लगा लिया है, ये लगाएगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को इतना पता है कि मार्च 2024 से पहले पहले ये इसको लाइफ टाइम हाई तोड़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो ऐसा होगा ही होगा। नहीं भी हो सकता, एनालिसिस गलत भी हो सकती है, लेकिन 90% जो है, इस जो साइकिल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो साल में एक या दो बार ही ऐसी एनालिसिस निकल कर आती हैं। हर रोज नहीं आती, हर दिन नहीं आती, हर महीने नहीं आती। साल में एक या दो बार ही ऐसी एनालिसिस निकलती है, जो लंबी एनालिसिस होती हैं। तो ये 90% एक्यूरेट होती है। ठीक है ना। आप देख भी रहे हो गोल्ड तोड़ नहीं रहा है, तो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस है 1935 से 1936 के बीच में है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक तो देखो सेलिंग प्रेशर इसमें बना रहेगा गोल्ड के अंदर आज इंट्राडे में। और हो सकता है आज ये 1915 तोड़ के 1900 तक आ जाए, 1890। आज नहीं आए, वेनेसडे को आ जाए, क्योंकि वेनेसडे को आपका ड्यूरेबल गुड डेटा है ना। फ्राइडे को आपका पीसी। तो जो मूवमेंट देनी चाहिए गोल्ड के अंदर वो मेरे ख्याल से वेनेसडे से फ्राइडे के बीच में आनी चाहिए। आज और कल थोड़ा सा हल्का माहौल रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें स्कैल्पिंग करें ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर 1936 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो बाय में बैठ जाए। वहां से फिर ये 1980 तक जाने की मेरे हिसाब से तो ताकत रखता है। लेकिन जब तक ये 1936 के ऊपर ट्रेड नहीं होता तब तक ये नीचे है। एयूडी यूएसडी में अब मैं आता हूँ, क्योंकि एयूडी यूएसडी का रिलेशन इसका सीधा गोल्ड के साथ में है। एयूडी यूएसडी में अगर मैं आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर बताऊं तो मैं तेजी में हूँ। मेरा 6475 जब ये गिर रहा था यहाँ पर, तब मैंने बाय लिया था। मेरा अभी भी बाय में चल रहा है पोजीशन। और मेरे 3 लेवल्स पे मैं बाय करूंगा। पहला तो जो मैंने बाय कर लिया, आप चाहो तो ये वाला आपके लिए लेवल हो सकता है। दूसरा लेवल है मेरा यहाँ से 6344। तीसरा लेवल है 0.6290। और फाइनल स्टॉप लॉस है 0.6190। इसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट। मिनिमम टारगेट 6600 का है। ठीक है ना। तो अब बीच बीच में मैं स्कैल्पिंग भी करता जा रहा हूँ इसके अंदर, तो इसलिए मैंने आपको लेवल दे दी कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इसको भी जो लो लगाना है गोल्ड के साथ साथ ये भी जो लो लगाना है सितंबर और 10 अक्टूबर तक मैक्सिमम लगा लेगा। ठीक है ना। नहीं तो इसके अंदर आप तेजी खेल सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी और करेंसी पेयर आप चाहते हैं आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख दें। मैं आपको एनालिसिस आप लोगों के सामने करके दिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। कैसे ट्रेड करना है गोल्ड पे भी मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। करेंसी पेयर पे भी दिखाएंगे हम उसके अंदर। तो डोंट गो एनीवेयर। कोई भी और करेंसी पेयर आप चाहते हैं आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब लोग हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट पे। देखो, हम जब हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की बात करते हैं, तो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर होता है दोस्तों, ये किसको बताता है, ये क्या 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 चीज आपको बताता है। कई लोगों से जब पूछोगे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, क्या बताता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको क्या बताता है। एनीवन। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आराम से एंड तक देखिएगा, बैक टेस्टिंग भी करेंगे इसकी हम लोग। वॉइस आ रही है आप लोगों को। अच्छा, आपको पता है या नहीं पता है, यस नो तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो वन प्लस सर आपको अगर पता है थोड़ा बताएं, व्हाट इज सुपर ट्रेंड।
ठीक है, देखो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो होता है ना, बेसिकली कई लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग के साथ साथ मेरे लिए वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर है? बाय सेल सिग्नल, वेरी गुड सर। मेरे लिए वॉलेटिलिटी वाला इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी मतलब ये बाय सेल तो देता है, ट्रेंड बताता है, लेकिन ये बेसिकली वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी जज करने का इंडिकेटर है। वॉलेटिलिटी मतलब उठक पटक। कैसे? इसके अंदर अगर आप सेटिंग में जाओगे सुपर ट्रेंड की, सुपर ट्रेंड की आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको इसके पैरामीटर्स पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक एटीआर पीरियड और एटीआर मल्टीप्लायर। अब ये एटीआर क्या होता है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में आपको समझा देता हूँ पहले। एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज टू रेंज किस काम में आता है? एवरेज टू रेंज आपके काम में आता है स्टॉप लॉस प्लेसिंग टेक्निक के काम। ये कभी आप एडवांस कोर्सेज हमसे करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू प्लेस द स्टॉप लॉस यूजिंग द एवरेज टू रेंज ट्रेडिंग टेक्निक। ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस प्लेसिंग टेक्निक होती है। अब एवरेज टू रेंज क्या होता है, मान के चलो मैं जब एवरेज टू रेंज इंडिकेटर प्लॉट करता हूँ, एक अलग से सेपरेट इंडिकेटर होता है एटीआर। इसके बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं 14। तो 14 का मतलब है कि पिछले 14 कैंडल का ये रेंज निकाल रहा है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हम लोग, ये सपोज 14 कैंडल का हाई और लो का डिफरेंस निकाल रहा है। पिछले 14 दिन का एवरेज डिफरेंस निकाल लिया, उनका एवरेज निकाल लिया, 14 से डिवाइड करके उनका एवरेज निकाल लिया। तो हमें ये पता लग जाएगा कि पिछले 14 दिन के अंदर ऑन एन एवरेज या 14 कैंडल के अंदर ऑन एन एवरेज कितने पिप की मूवमेंट इसने करेंसी ने की है। ठीक है ना, सपोज मान के चलो 50 पिप की ऑन एन एवरेज मूवमेंट आती है पिछले 14 कैंडल की। तो यानी जो करंट प्राइस चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है करेंसी का, वहां से 50 पिप भी ऊपर भी जा सकता है, 50 पिप नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये एवरेज मूवमेंट है। ठीक है ना, पिछले 14 कैंडल के अंदर हो सकता है 150 पिप भी मूवमेंट हुआ हो, 20 पिप भी मूवमेंट हुआ हो, 70 पिप भी मूवमेंट हो, ऑन एन एवरेज मूवमेंट है 50 पिप की। ठीक है, तो अगर मैं इस 50 पिप को अगर मैं 3 गुना कर दूं, जो एवरेज मूवमेंट है, मतलब यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से अगर 50 पिप ऊपर भी जा सकता है, 50 पिप नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर उसको मैं 3 गुना कर दूं, 3 गुना का मतलब होगा 150 पिप। तो अगर ये अपनी एवरेज मूवमेंट का 3 गुना मूवमेंट कर देता है एक तरफ, तो इसका मतलब समथिंग इज कुकिंग, कोई ना कुछ कहानी है इसके अंदर, कोई ना कोई तो बात है, तभी ये जो एवरेज पिछले 14 कैंडल का जो एवरेज है उसका इसने 3 गुना मूवमेंट दे दिया एक तरफ। तो ये उस वॉलेटिलिटी को, क्योंकि ये एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जो हम प्रीमियम क्लासेस के अंदर कराते हैं, तो ये एक आपका एटीआर जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली स्टॉप लॉस लगाने के काम में आता है, बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। खैर, अभी आप सिंपल सा समझो कि सुपर ट्रेंड आपको सिंपल बाय सेल सिग्नल देता है, और इस चीज का हम एडवांटेज कैसे लेंगे, इस चीज का एडवांटेज हम कैसे लेंगे। तो आपको करना क्या, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, आपको वहां पे लिखना है सुपर ट्रेंड, और आपको किवान ओजिब्लिक्स आपका आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको यूज करना है। इवान ओजिवलिक्स आपका आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करना है। ठीक है साहब, और 3 बार इसको प्रेस करना है, 1 2 3, 3 बार प्रेस करोगे तो 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएंगे। अब इनकी सेटिंग आप नोट कर लीजिए। पहले की सेटिंग है 20 10, एटीआर में डालेंगे 20, मल्टीप्लायर में डालेंगे 10, 20 और 10। ठीक है, लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। लिख लिया आपने? दूसरा सुपर ट्रेंड का सेटिंग लिख लीजिए आप, 14 और 7, 14 और 7। ये भी लिख लिया आपने? तीसरा मैं दे रहा हूं आपको 10 और 5। कितना? 10 और 5। ये भी लिख लिया आपने? अब हम थोड़ा सा एक इंडिकेटर और हम इसमें यूज करेंगे, विलियम परसेंटेज आर। कौन सा यूज करेंगे? विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर लगाएंगे। इसमें हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखेंगे 4 आवर्स, लेंथ 50, सोर्स क्लोज। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये गैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में हम रेड,
स्टाइल में क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे यहाँ पे, इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, हो जाएगा। इसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक अपर बैंड होता है -20, एक लोअर बैंड होता है -80। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है, जैसे RSI में 80 जो होता है ओवरबॉट होता है, 20 ओवरसोल्ड होता है, यहाँ पे -20 तो ओवरबॉट है और -80 आपका ओवरसोल्ड है, ये हम मान के चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब बैक टेस्टिंग पे आते हैं। गोल्ड पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप कहीं मत जाइएगा। जनरली 15 मिनट का चार्ट हम गोल्ड के GBP के अंदर यूज कर रहे हैं, तो मैं 20 से 25 पिप का टारगेट लेके चलता हूँ। लेकिन यस, आप चाहो तो 40 पिप तक के भी टारगेट इसके अंदर आप ले सकते हो। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि पहला वेट करोगे विलियम परसेंटेज आर का ओवरसोल्ड जोन में जाने का। ये ओवरसोल्ड जोन में चली गई, यानी -80 के नीचे चली गई। उसके बाद यहाँ पे आप दो कैंडल का वेट करोगे 15-15 मिनट के, और दो कैंडल के, और तीनों जो लाइनें होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड की। सुपर ट्रेंड की तीनों लाइनें रेड होनी चाहिए। इन दोनों कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उस लो के नीचे आप सेल कर दोगे। इस कैंडल का लो पॉइंट है 1.2690, इसके नीचे सेल किया आपने, कितना लो लगा दिया, 1.2606। तो मोर देन 80 पिप्स मिल गए, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 20 से 25 पिप, प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एक तरीका और बताता हूँ, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल तरीके हैं काम करने के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरबॉट चला गया आपका विलियम परसेंटेज आर। यहाँ पे तीनों लाइनें ऑलरेडी आपकी ग्रीन है, तो इस कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर आप बाय करोगे, जो यहाँ पे अगले दिन ट्रिगर हुआ है आपका। इसका हाई है 1.2781, इसके ऊपर बाय ट्रिगर हुआ, हाई लगाया 2849। तो 2781 से 272849, 20 से 25 का टारगेट था हमारा, अचीव हो गया। लेकिन ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये और भी ऊपर चला गया, कंटिन्यूस मूवमेंट दिया है इसने। ठीक है, फिर ये देखो नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर आपका ओवरसोल्ड आया। यहाँ पे तीनों लाइनें ऑलरेडी आपकी रेड थी, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले क्या लो, ये वाला लो लग चुका है। तो जब फ्रेश इसका लो कटेगा, तब एक मोमेंटम आपका स्ट्रांग बनेगा वापस से। तो इन कैंडल्स का लो है आपका 1.2840, यहाँ पे लो लगाया है 2816, और कितना लो लगाया, 2801। हमारा टारगेट अचीव हो गया है। फिर भी देखो, अभी भी सेल में चल रहा है, अभी भी पोजीशन आपकी सेल में है, क्योंकि विलियम परसेंटेज यार आपका ओवरबॉट नहीं गया, ये देखो। वी आर स्टिल इन सेल। अभी मैं आपको री एंट्रीज वगैरह भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसलिए आप जल्दी छोड़ने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की जल्दी ना करें, आराम से बैक टेस्ट होके देखें। ये देखो, यहाँ पे अब इसका हाई नहीं कटा, हालांकि ओवरबॉट कहाँ हुआ था, ओवरबॉट तो यहाँ हुआ था कहीं, लेकिन इससे पहले इसका हाई नहीं कटा, तो हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे। अभी तक हमारी पोजीशन शॉर्ट ट्रेड, ये देखो अभी तक नीचे आ गया, कंटिन्यूस नीचे। अभी तक नीचे चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको गोल्ड पे और दिखा देता हूँ। अब गोल्ड पे आपको कितना पॉइंट का टारगेट लेना है, ये आपका अपना इंटरनल डिसीजन है। ठीक है ना, प्रॉफिट बहुत अच्छे अच्छे देता है, बड़े बड़े देता है, लेकिन हाँ, कभी अगर फंस गए तो लॉस भी बड़े देगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस भी, लॉस प्रॉफिट भी आपको कवर करवा के देगा सिस्टम। देखो यहाँ पे ओवरबॉट आ गया, यहाँ पे हमने बाय किया 1921 के आसपास, कितने के आसपास, 1921 के आसपास यहाँ पे बाय हो गया हमारा। 1923 गया, उसके बाद ये नीचे कितना आ गया, 1904। आने तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना ऊपर आ गया, 1926, और ऊपर कितना आ गया, 1950।
1952 का हाई लगा दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड गया है यहाँ पे। ये लो लगा था 1915 का। 1915 के नीचे जब ये शॉर्ट होगा, अभी हुआ नहीं शॉर्ट, ये वापस ऊपर आ गया प्राइस, यहाँ पे जाके शॉर्ट हुआ। ये लो लगाया 1907 का, 1907 तक आया, प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका था। और भी लो लगाया इसने 1901 का, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका था। फिर यहाँ पे देखिए ओवर बॉट गया। यहाँ पे तीनों सुपर ट्रेंड की लाइनें पॉजिटिव हैं, तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट हाई है 1931। 1931 के ऊपर हमने बाई किया, हाई लगाया 1937, और हाई लगाया 1947, और अभी तक ये बाय में चल रहा है, क्योंकि विलियम परसेंटेज आर ने अभी ओवरसोल्ड नहीं दिया है। तो ये गोल्ड के अंदर अभी भी सिस्टम बाय में, ठीक है ना, गोल्ड के अंदर अभी भी सिस्टम बाय के अंदर। अब मैं आपको एक और ट्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ सुपर ट्रेंड के ऊपर ही। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 30 मिनट चार्ट्स के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर ही बताता हूँ। 30 मिनट चार्ट्स के ऊपर है, इसमें भी हम तीन सुपर ट्रेंड का यूज़ करेंगे। पहला सुपर ट्रेंड की एम है जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ थी, 20 और 10, 20 और 10, ठीक है ना। दूसरी वाली 20 और 4, कौन सी है, 20 और 4। तीसरी वाली और दिखा देता हूँ मैं आपको, 20 और 5। कितनी है, 20 और 5, तो तीन सुपर ट्रेंड आपको लगाना है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम इसमें यूज करना है। अब पहला तो मैं रिसेंट ट्रेड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका लास्ट थर्सडे को ट्रेड दिया था 1922 के नीचे, लो लगाया था 1914 का। 1914 का लगाया था, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर इसमें री एंट्री मैंने कैसे ली, जब ये सेकंड वाला जो सुपर ट्रेंड लाइन है, जब इसके आसपास गया है और यहाँ पे बेरिश सिग्नल बनाया है, तो 1925.50 के आसपास मैंने शॉर्ट लिया। और उसके बाद ये वापस अभी 1920-21 आया था, तो मैंने आज प्रॉफिट बुक करा। फिर मैंने दोबारा भी शॉर्ट किया है। अगर यहाँ से ऊपर भगेगा तो ये बाय देगा आपको 37 के आसपास, तो यहाँ से फिर मैं डबल क्वांटिटी बाय कर लूंगा। नहीं तो शाम को तोड़ेगा नीचे, तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये तो रिसेंट ट्रेड है। पुराने ट्रेड्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बाय दिया आपका 1926 के ऊपर, सीधी मूवमेंट 1937 तक गया आपका। फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड दिया, यहाँ पे नहीं दिया आपको, और ऊपर दिया यहाँ पे 1930 के नीचे शॉर्ट ट्रेड दिया था आपको, 1915 गया। और 1915 के नीचे आपको पता है 1901 का लो लगा के आया है। फिर यहाँ पे आपको बाय ट्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बाय ट्रेड दिया, ये वाला 1911.42 है, तो 1912 पॉइंट समथिंग पे हम बाय करेंगे, सीधी मूवमेंट। कितना, 1948, 1950, तो ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो गोल्ड के ऊपर, एक पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। री एंट्री मैंने आपको बता ही दिया है, देखो यहाँ पे समझ लो री एंट्री। जैसे यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जब ये दूसरे सुपर ट्रेंड के आसपास आएगा, और यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल मिलेगा, कौन सा मिला, यहाँ पे मिला ग्रीन कैंडल, हालांकि ये दूसरे और तीसरे सुपर ट्रेंड लाइन के बीच में बना है, तो यहाँ पे एकदम बॉटम पे मैंने पकड़ा, और थोड़ा बहुत ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा वेट नहीं किया मैंने, ठीक है ना। फिर जब ये दूसरे सुपर ट्रेंड के बाद दोबारा आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला, फिर मैंने बाई किया 1918 पे, फिर मूवमेंट मिल गया मेरे को, फिर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो और प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये नीचे चल रहा था, नीचे चल रहा था यहाँ पर, ये दूसरा सुपर ट्रेंड लाइन के आसपास तभी भी ग्रीन रेड कैंडल बनेगा, ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली, 1924.86 है, नीचे कितना आया, 1917.38, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे देखो दोबारा तोड़ा इसने, दोबारा रेड कैंडल बनी, इस कैंडल के लो के नीचे बेचा, सीधी मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। तो अगर आपने एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और री एंट्री अगर आपको मिल गई, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले प्रॉफिट डेफिनेटली आपको इसके अंदर मिलेगा। तो कोई क्वेरीज है मेरे से पूछ सकते हो। यही थी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बताने को, मैं इसमें और भी कुछ बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है, और मैं नहीं ओवरडोज देना चाहता आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आपकी क्वेरीज हैं, क्वेरीज के लिए हमारे पास समय है, आराम से आप पूछ सकते हैं।
कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसको आप ना अलग अलग टाइम फ्रेम में भी यूज करके देख सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करके देखो, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करके देखो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, कहाँ बाय करा है कहाँ सेल करा है। इसको अच्छा, इसके पैरामीटर्स भी आप चेंज करके देख सकते हो। इसके पैरामीटर्स भी आप चेंज करके देख सकते हो आप। विपुल जी, आरएसआई बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो कि आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि किस करेंसी पेयर में कितना स्ट्रेंथ है। अब जनरली जब ये 80 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट, 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट माना जाता है, 20 के नीचे आता है या 30 के नीचे आता है तो उसको ओवरसोल्ड माना जाता है। पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके आरएसआई की जब सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, तो अपर बैंड 70 है, लोअर बैंड 30 है आपका। ठीक है ना। अब 70 के ऊपर ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, 80 और 20 कर दिया। 80-20 करने से क्या हुआ, उनको रिफाइन एंट्रीज मिलने लग गई। मतलब वो कहते हैं कि थोड़ा सा एंट्री कम मिलती है लेकिन जब भी मिलेगी परफेक्ट मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे 80 के ऊपर गया गोल्ड, यहाँ से नीचे आ गया। और आरएसए सबसे बेस्ट कब काम करती हैं, जब आपका गोल्ड हो या करेंसी पेयर हो या स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो। ये जब आपका साइडवेज मार्केट में होता है ना तब बेहतर काम करती हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको मरवा देंगी। ठीक है ना। अब देखो ऐसे यहाँ से ओवरसोल्ड आपको मिला यहाँ पर, इस जोन में, यहाँ से एकदम बाउंस बैक मिला आपको, थोड़ा बहुत नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो, अब डाइवर्जेंस भी हम इसके अंदर प्ले करते हैं। प्राइजेस आपका लोअर हाई बना रहा है, आरएसआई आपका हायर हाई बना रही है, हायर लोज बना रही है, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। ठीक है ना। तो ये आरएसआई है। आरएसआई के ऊपर कभी भी मैं एक मतलब बड़ा सारा टॉपिक है, इसको कम शब्दों में मैं नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ इसको इसके ऊपर हम टॉपिक लेंगे कभी, आरएसआई के ऊपर। इसको हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूजिंग आरएसआई। तो वो भी मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा आपको। तो बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है आरएसआई, तो उसको यूज करें, बहुत अच्छा पैसा देता है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। अगर ये 50 के ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम क्रिएट होता है, ऊपर से 50 के नीचे आता है तो डाउनसाइड मोमेंटम क्रिएट होता है, डाइवर्जेंस है। फिर मल्टी टाइम फ्रेम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आरएसआई को यूज करते हुए। तो वो सारी चीज, और कोई क्वेरीज है मेरे से पूछ सकते हैं गाइस, अदरवाइज मेरा तो एनालिसिस आज की तरफ से हो गया है, स्ट्रेटेजी पार्ट भी हो गया है। अगर आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल विपुल जी, एक क्लास आरएसआई पे रख देंगे, अगली क्लास ही रख देंगे आरएसआई के ऊपर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, स्ट्रेटेजीज वाइज भी आपको बड़ा मजा आया होगा। और स्ट्रेटेजीज को आप यूज करिए। वेलकम विपुल सर। इसको स्ट्रेटेजीज को यूज करिए जो मैंने आपको दी है, बहुत जबरदस्त पैसा देती है। ज्यादा दिक्कत आ रही है इसको आप 1 मिनट के चार्ट पे भी देखो, ये सब मेहनत आपको करनी है। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, 1 मिनट के चार्ट पे भी आप इसके अंदर काफी अच्छा स्कैल्पिंग ट्रेड बना सकते हैं। तो ये आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, बैक टेस्ट आपको करना है, इम्प्लीमेंट आपको करना है। ठीक है ना। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम अगले मंडे को।